स्कूल लामबंद होकर सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। उनका तर्क है कि उन्हें तो स्टाफ को सैलरी देनी पड़ रही है, दूसरे खर्चे भी हो ही रहे हैं, तो फीस क्यों ना वसूलें। इस कश्मकश से कैसे बाहर आया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि कोरोना संकट में फीस वसूली कितनी जायज। पढ़ाई में ब्रांड चाहिए तो फीस में आनाकानी क्यों। और शिक्षा देने वाले कब सीखेंगे सेवा का सबक। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज फादर एडी हैं, आप सेंट एंसलम्स के डायरेक्टर हैं, एंसलम स्कूल की चेन के। मुकेश शर्मा जी हैं, आप निजी स्कूल के अध्यापक हैं। और दिनेश कामत हैं हमारे साथ, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। आप बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहले एडी साहब आपके पास भी आ रहा हूं, आप तीनों के पास ही आ रहा हूं। और मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका इस मामले में जो कंसर्न है, पहले मुझे वो बता दीजिए, फिर हम बहस पर जाते हैं। एडी साहब, जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूलें नहीं चल रही हैं, तो फिर फीस क्यों। एडी साहब, कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, पहले सर हमारे बच्चे जरूर स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि कोविड के कारण ना केवल स्कूल आ रहे हैं, ना कहीं और भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब से हम लोगों को पता लगा कि कोविड चल रहा है, हमने एक दिन भी ऐसा नहीं रोका जब हमने पढ़ाई बंद कर दी हो। पूरी जोर शोर से हमारे टीचर जो हैं पढ़ाई के पीछे पड़े थे, और जो निर्देश हमें मतलब गवर्नमेंट से ही मिली थी, हमारे जो ऊपर से जो आए थे उन्होंने उसके अनुसार हमने चलाया। और आप अभिभावक को पूछ सकते हैं कि हमने पढ़ाया कि नहीं। हर टीचर ने जो भी लग रहा था कि उन्होंने क्लासरूम में नहीं पढ़ाया, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया है वो डबल पढ़ाया है, क्योंकि एक लेसन तैयार करना इतना आसान नहीं था। ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, और पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, अभिभावक से पूछ सकते हो जो बच्चों के साथ बैठे थे। और ये हाल जो है ये केवल पढ़ाई के इसमें ही नहीं है, हर जगह पर है। कोविड तो ना हम स्कूल वाले लेके आते ना कोई और लेके आए थे, तो लेकिन ये बात जरूरी है कि कोई भी मानेगा कि हमारे किसी भी टीचर जो हैं उन्होंने इसमें पीछे नहीं हटे कि हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया। वो बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाने के लिए तैयार थे, और जो आदेश मिले थे उसके अनुसार वो पूरी तरह से पढ़ा रहे थे। तो ये बहुत गलत फहमी है कि टीचर ऐसे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे, केवल फीस मांग रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। यह है। और ये जो आदेश आज हमें जो मिला है ये क्योंकि आपको मालूम है कि टीचर केवल हमारे टीचर नहीं है, तो दूसरे टीचर जो हैं, जो सरकारी टीचर है वो भी टीचर है, ये भी टीचर है। और सरकारी टीचर जो हैं उनको तो तनख्वाह मिल रही है, और हमारे टीचर जो हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे ये कह रहे हैं कि अभिभावक। वापस आता हूँ आपके पास। मुकेश शर्मा जी, कुछ नहीं कहा, आप अध्यापक हैं और अध्यापकों का कंसर्न उठा रहे हैं फादर एडी, लेकिन मुझे ये बताइए कि फीस देने वाले अभिभावक और बच्चे और आपकी तनख्वाह देने वाले स्कूल संचालक, इस बीच आप स्कूल संचालकों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं कि फीस दीजिए ताकि हमारी तनख्वाह मिले। दूसरा पहलू भी तो है मामले का, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनके बारे में भी तो चिंता होगी आपको। आपका कंसर्न बोलिए जल्दी। मुकेश शर्मा। है क्या पैसे पेड़ पे उग रहे हैं? स्कूलों के पास अभिभावक पैसे जमा कराएंगे, फीस जमा होगी तो ही अब स्कूल दे पाएगा ना। कब तक, आखिर कितना देगा? जो अभिभावक ऐसे हैं जो वास्तव में सक्षम नहीं हैं, उन अभिभावकों को अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट विद इनकम टैक्स जो इनका हर साल जमा कराते हैं,
उसके साथ कि भाई मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, मैं इस कंपनी मेरी बंद हो गई है, मैं देने में असक्षम हूँ। तो एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणिक तरीका स्कूलों के पास रिक्वेस्ट होगा तो स्कूल उसको कंसीडर करेगा वास्तव में कि ये अभिभावक देने में सक्षम नहीं है। सारे स्कूल कंसिडर कर लेंगे शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी? इस तरह के बयानों से नहीं, मुझे बताइए कि ये काम अगर करेंगे लोग तो सारे स्कूल इस बात को कंसिडर कर लेंगे क्या? ऐसा कोई आप लोगों ने बैठ कर तय किया है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा आया भी नहीं है अभी तक। ऐसा अभिभावकों ने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किया है कि भाई मेरी फैक्ट्री बंद अरे हो गई वैसा है, आएगा कहाँ से मुकेश जी? मेरा मुकेश जी आएगी बात कहाँ से? बंद हो गया है। आप लोग गाइडलाइन बनाकर अगर कुछ देंगे तो लोग सामने आएंगे ना। चलिए, मेरे समझ में आ गई कि मैं समझ गया, आपका कंसेप्ट आ गया कि स्कूल कोई मनी प्लांट नहीं है कि वहां पे पैसा पेड़ पर उगता है और आप लोगों को दिया जाएगा, अल्टीमेटली पैसा आएगा अभिभावक की जेब से, तो आप लोगों को तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आती है। दिनेश कावड़ को क्यों नहीं समझ में आती है बात? दिनेश कावड़ संक्षेप में बोलिएगा जी। चलिए, दिनेश कावड़ नहीं सुन पा रहे हैं, आ जाऊंगा दिनेश जी आपके पास, आ जाऊंगा। बोलिए, हाँ बोलिए दिनेश जी, अगर आवाज आ रही है तो बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल मनी प्लांट नहीं है, लेकिन अभिभावक मनी प्लांट है क्या? जब अभिभावकों के व्यापार धंधे सब कुछ छूट गए, नौकरियां छूट गई, सबकी तनख्वाहों में कटौती कर गई, अभिभावक मनी प्लांट नहीं है। जीवन यापन करने के लिए इधर उधर से व्यवस्था करनी पड़ रही है। आपकी नजर में तो मनी प्लांट अभिभावक, आपने अभिभावकों को पैसा निकालने की मशीन से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। जो अभिभावक मनी प्लांट नहीं है, उनको अधिकार है। आपका विरोध, आप शिक्षक, मुकेश जी, आप जो शिक्षक लोग हो, आप जो शिक्षक लोग हो, आप तो गुरु का स्थान तो आप पहले ही खो चुके हैं। गुरु का स्थान, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात खाएगा क्या? गुरु का स्थान तो अपने परिवार को चलाएगा कैसे? तो आप पहले ही खो चुके, लेकिन आप शिक्षण का कर्म भी नहीं कर पा रहे। आपको निजी स्कूल वालों ने आज वेतन नहीं देने और नौकरी नहीं देने की, नौकरी से निकालने की धमकी देकर आज आपको सड़कों पर उतार दिया। हम भी समझते हैं कि आप लोगों को जबरदस्ती आज सड़कों पर उतारा स्कूल प्रबंधन ने, अभिभावकों से लड़ने के लिए, पहले आप लड़ने के लिए पेरेंट्स सड़कों पर उतर रहे। आज आप लोगों को चाहिए था। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हम उतरे, हमारी पीड़ा कोई सुन रहा नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमारी कोई पीड़ा नहीं सुन रहे। आप ताला नहीं खोल रहे बात करने के लिए, आप बात ही नहीं करना चाहते। आज हम सड़कों पर उतरे, सरकार ने निर्णय दिया, तब आप सड़कों पर उतरे, वरना आप ताला नहीं खोलते। कितने विद्यालयों के बारे में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है, कितने विद्यालयों के बारे में अभिभावक गुहार लेकर गए, सरकार के पास गए, आप लोगों ने, आपको सुनना नहीं। अरे एक मिनट दिनेश कावड़, एक मिनट मुकेश शर्मा जी, अरे मुकेश शर्मा जी मेरी बात सुनिए। मुकेश शर्मा जी, एक मिनट दिनेश कावड़ सुनिए। मुकेश शर्मा जी, मेरा एक लाइन का सवाल है और एक लाइन का जवाब दीजिएगा। मुकेश शर्मा जी, मेरे एक लाइन के सवाल का एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों का जो रोजगार है, सुनिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात, ये सर्विस है कि बिजनेस है? मुकेश शर्मा जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। मुकेश शर्मा जी, एजुकेशन, शिक्षा सर्विस है कि बिजनेस है? हुआ करते थे, उनको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल है। क्या है? बिजनेस है, सर्विस है ना, सर्विस ही मानते हैं ना लोग, तभी आप लोगों के पैरों में दो लोग झुकते हैं, लोग सिर झुकाते हैं, आप लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, फादर बुलाते हैं, लोग श्रद्धा रखते हैं ना। तो और सरकार भी मानती है, केवल सोसाइटी नहीं, सरकार भी मानती है कि ये सर्विस है, इसलिए सरकारें जो हैं वो सब्सिडाइज्ड रेटों पर केवल नॉमिनल रेट्स पर आप लोगों को जमीन देती है, तमाम तरह की सहूलियत देती है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि मनी प्लांट है क्या? जी, जो श्रद्धा की बात करते हैं, जो आज की शिक्षा को ऋषिकुल से जोड़ना चाहते हैं, जो इसको ऋषिकुल बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम महात्मा महापुरुष तो है नहीं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं,
हमें भी बिल जमा कराना है। नहीं, आप तो व्यापारी हो, कौन बता रहा है आपको महात्मा से? आप तो बिल्कुल व्यापारी हो, आप लोग तो इंडस्ट्री हो, उद्योगपति हो आप लोग। आपने तो शिक्षा को व्यापार बनाकर बेच दिया, सड़कों पर लेकर आए जवाब दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप शिक्षक चलिए आपने स्वीकार किया कि रिशिकुल नहीं है। भले ही यहाँ बच्चा अध्यापक को फादर कहता हो, भले ही बच्चा अध्यापक को फादर कहता हो, लेकिन रिशिकुल नहीं है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट मुकेश शर्मा मेरी बात सुनिए। फादर एडी आप भी सुन रहे हैं, आप अगर कोई टिप्पणी आप देना चाहें, इस पर कोई रिमार्क है आपका, तो फादर एडी आप भी बोल सकते हैं। अरे सुनिए दिनेश कावट सुनिए, तो मुकेश शर्मा आप कह रहे हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, स्कूलों के पास कोई मनी प्लांट नहीं लगे हैं। बात तो सुन लीजिए। अब मुझे ये बताइए भाई साहब, एक स्कूल का उदाहरण ले लीजिए जिसमें 1000 बच्चे हैं। लाख रुपया तो एक बच्चा खर्च करता है ना स्कूल के ऊपर, स्कूल की फीस के ऊपर। 1000 बच्चों का आपके पास 10 करोड़ रुपया आता है। आप बहुत अच्छी स्थिति में अगर 50 टीचर रखते हैं तो 25 लाख रुपए महीना, 50-50 हजार के टीचर रखते हैं, 50 टीचर रखते हैं, यानी 20 बच्चों पे एक शिक्षक रखते हैं, तो आप 25 लाख रुपए महीना यानी 3 करोड़ रुपया साल का आप सैलरी में देते हैं। क्या 7 करोड़ रुपए नहीं बचाते आप? और बचाते हैं तो ऐसे संकट के दौर में उसको सुरक्षित नहीं रखते हैं। ऐसे संकट के दौर में आप लोगों को सब्सिडाइज नहीं पढ़ा सकते। मैं जिस स्कूल में बैठा हूँ, हाँ कर दीजिए, बोलिए। हाँ, मैं जिस स्कूल की तरफ से बात कर रहा हूँ, वहां ना तो कोई एडॉक पे है, ना किसी कर्मचारी को निकाला गया है। योगा टीचर, डांस टीचर, आर्ट टीचर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। रात के 11 बजे भी बच्चे हमें फोन करके बात थोड़ी शेयर करते हैं। हम पेरेंट्स से बाद में करते हैं, पहले हमसे पूछते हैं और हम उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा मेहनताना हमें चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं वो हमें चाहिए। ठीक है, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आनंद शर्मा सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, आनंद शर्मा नहीं सुन पा रहे हैं। ये जो सवाल है दिनेश कावट, ये सवाल शायद खड़े ना हुए होते स्कूलों के बारे में। जो गणित मैंने अभी गिनाई मुकेश शर्मा जी के ये कहने पर कि मनी प्लांट नहीं है, जो मैंने गणित गिनाई, ये गणित कोई नहीं गिना पाता। अगर हर बड़े शहर में जो 1500 बड़ी स्कूल हैं जिनमें सैकड़ों कमरे हैं, 50-50, 60-60 कमरे हैं, वो कमरे अभी उन मजदूरों के लिए खोल दिए जाते जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर गए थे। अगर इस तरह का सेवा भाव, श्रद्धा भाव कम से कम संकट के समय दिखा दिया जाता, तो वो जो प्रार्थना में उपदेश दिए जाते हैं ना कि बच्चों को सेवा करनी चाहिए, सेवा सीखनी चाहिए, शायद उसको लोग जमीन पर उतरता हुआ देखते तो शायद श्रद्धा अपने आप अंदर से आती। उपभोक्तावाद जैसा नहीं लगता। दिनेश कावट, कोरोना काल में हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा के लिए उतरा है, हर व्यक्ति ने एक दूसरे की मदद की है। लेकिन एकमात्र ये निजी स्कूल, ये व्यापारी, ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसने किसी का भला नहीं किया, बल्कि इस कोरोना काल में भी अभिभावकों का खून चूसने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई अमल में लाए, कोई स्पष्ट निर्देश इनके खिलाफ दे, वरना इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि इंडस्ट्रिया भी बंद होगी। और ये जो ऐसे शिक्षक है मुकेश जी जैसे, जो मनी प्लांट की परिभाषा लेकर आए शिक्षकों के लिए, इनका भी कोई धनी धोनी नहीं बचेगा भविष्य में। आज पेरेंट्स सड़कों पर उतर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया, बच्चों के लिए जीवन बचाने की संघर्ष लड़ रहा है पेरेंट्स, और उसमें आपको दे या हम सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम दे कहां से आपको? हमारे पास कुछ है ही नहीं है, फिर हम आपका कोई उपभोग नहीं कर रहे, आपका कोई उपयोग नहीं कर रहे। ऑनलाइन का फंडा जबरदस्ती पेरेंट्स के ऊपर थोपा जा रहा है ताकि फीस ले सके। तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप ऑनलाइन नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन आप दिनेश कावट, फीस वसूलने के लिए ऑनलाइन का फंडा दिनेश कावट, अब मेरी बात सुनिए। कह रहा हूँ दिनेश कावट, जबरदस्ती दूसरा पहलू है मामले का, दूसरा पहलू कैसे इग्नोर किया जा सकता है? दिनेश कावट, जरा सुनिए मुकेश शर्मा सुनिए, मुकेश शर्मा जी सुनिए, बाधा यदि आपके पास भी आऊंगा। मुकेश शर्मा जी आप सुनिए। दिनेश कावट, मुझे बताइए कि मामले का सिक्के का एक ही पहलू कैसे देख सकते हैं? अभिभावक मजबूर हमको है, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भी पढ़ाना है, हमको मेहमानों के बीच में, सुनिए तो, हमको मेहमानों के बीच में अपनी कॉलर ऊंची करके ये भी कहना है कि हमारा बच्चा फला बड़े स्कूल में, नामचीन स्कूल में पढ़ता है, और फिर हमको फीस भी बचानी है, कोरोना का संकट भी देखना है। शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं। क्यों नहीं हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं? पढ़ाते हैं, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि हम नहीं तो हम सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? फीस भी देते हैं, बाकी भी जो चीज मानते हैं स्कूल से
इन्होंने तो साफ कर दिया, इन्होंने तो साफ कर दिया कि मनी प्लांट नहीं है। पढ़ाया हमने स्कूलों के कैंपस में कहीं से पैसा नहीं बरस रहा, मैं ये कह तो रहा हूं पढ़ाएंगे कि तो हमने पैसा अपने लेंगे। स्टेटस के अनुसार अगर पढ़ाया, सर्विस हमने की किया। और श्रद्धा की बात भूल आज जाइए, अगर बिजनेस की बात करें तो पढ़ा रहे हो तो पैसा लेंगे, इसमें क्या बुरा है? मैं कावड़ साहब से एक प्रश्न पूछूंगा। आप मैं कावड़ साहब से कह रहा हूं कि एक हमने प्रश्न सब कुछ पे किया। हमें हमारे परिवार चलाने का रास्ता बता दीजिएगा। ये परिस्थिति आप हमें हमारे परिवार का लाखों कर्मचारियों का हम कभी मना नहीं भविष्य किया। कैसे चलेगा ये रास्ता बता दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आप ये रास्ता बता दीजिए कि हमारे परिवार कैसे चलेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आपके बच्चे हैं, ड्राइवर हैं, कर्मचारी हैं, लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं। आप मुझे रास्ता बता दीजिए हमारे परिवार का, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन कैसे चलेगा। हम मिलकर चलाएंगे सब कुछ, आप और हम मिलकर आगे चलाएंगे। साइकिल घूमेगा नहीं, साइकिल आपने रोका है, साइकिल आपने रोकने का प्रयास किया है। पीछे पड़ो अभिभावक, चलिए आपको साइकिल रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे से रुक एडी साहब, एक मिनट सुनिए आप दोनों। एडी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? शर्म आनी चाहिए, आप सड़कों पर उतर गए, आप सड़कों पर उतर गए। मुझे मालूम है एडी साहब आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? धमकी दे देकर आज प्रबंधकों ने पहले आप उतरे थे, छोड़ा आपको, पहले आप उतरे थे, आपको नहीं उतरना चाहिए था। पहले आपको स्कूलों से संबंधित रास्ता देनी चाहिए थी, आपको स्कूलों से बात करनी चाहिए थी, आपको टीचरों की जायज बात सुननी चाहिए थी, आपको ये समझना चाहिए था कि टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लाखों ड्राइवर, कर्मचारी, प्रबंधन आप हमारे शिक्षक, किस बात की लड़ाई ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। लाखों ड्राइवर क्या आपके पास कोई रास्ता है? आप मुझे रास्ता फादर एडी को कनेक्ट करिए। अनंत शर्मा, कोई रास्ता दिखता है क्या? एक मिनट सुनिए आप दोनों। अनंत शर्मा एक उपभोक्ता के साथ साथ हम एक संवेदनशील बिल्कुल संवेदनशील मेरा ये नागरिक मानना हैं। है कि इसमें ये जो आज आपस में स्कूल वाले, सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए तो मुकेश शर्मा, दिनेश कावड़ सुनिए। हाँ, देने का एक चांस दिया जाना चाहिए, इसके बदले उनको छूट दी जानी चाहिए। और जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको ये मौका देना चाहिए कि वो जब कभी स्कूल वापस शुरू होंगे उस समय पैसा दे दे। ये उपभोक्ता के साथ सेवा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप सेवा नहीं दे रहे तो आपका राइट तो एक तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अभी विशेष परिस्थितियां हैं और विशेष परिस्थितियों में अभिभावकों की समस्याएं भी है, दूसरी तरफ शिक्षक और स्कूल प्रबंधन की समस्या भी है। तो बिल्कुल मेरा ये सलाह है इसमें कि इसका ऐसा बीच का रास्ता होना चाहिए कि जो लोग सक्षम है और देना चाहते हैं उनको कुछ इस तरह का अवसर दिया जाना चाहिए, छूट दी जानी चाहिए कि वो मोटिवेट होकर खुद पैसा दे सके। और जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं उनको ये छूट दी जानी चाहिए कि वो जिस अवधि तक पढ़ाई नहीं हुई हो उस अवधि तक का पैसा, या तो वो कम पैसा उनसे लिया जाए, बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाए, जो नहीं देने में सक्षम है उनसे बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाए, या उनसे कम पैसा चार्ज किया जाए। इस तरह का रास्ता निकाला जाना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन की जो भी बात कर रहे हैं उसके लिए ऑप्शन लिया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ ही नहीं सकते, उनके ऊपर जबरदस्ती ऑनलाइन एजुकेशन थोप करके उल्टा उसका नुकसान बच्चे को उठाना पड़ सकता है। तो ये भी एक सेवा अगर आप दे रहे हैं तो इसकी सहमति होनी चाहिए। आप पहले ये देखिए कि जो सेवा लेने वाला है वो वैसी सेवा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, और जो नहीं लेना चाहता उसको आप छूट प्रदान करें, और जो लोग लेना चाहते हैं उनसे आप पूरे पैसे चार्ज करें या आप ऑप्शन दें। तो आप बीच का रास्ता ही निकाल सकते हैं अगर हम कानून की नजरी में जाएंगे। एडी साहब, तो ये एग्रीमेंट एडी साहब, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात, सही बात। ये बताना चाहता हूँ, कोई भी एग्री टू डिसएग्री भी हो सकता है। हम तो अपने तथ्य रखने के लिए आए कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन, हाँ, जो टीचर गार्जियंस तो चूंकि अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, गार्जियंस का कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई संगठन नहीं है। दिनेश कावड़ जैसे लोग उनकी आवाज उठाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जो स्कूल संचालक हैं, एडी साहब अगर सुन रहे हैं तो बीच में बोलिएगा, हाँ बोलिएगा। आप लोग जो स्कूल संचालक हैं, जैसे मुकेश शर्मा ने अभी कहा कि लाके अपने इनकम टैक्स का कागज दिखा दीजिए, आपको अगर नौकरी से निकाल दिया गया है, आपकी सैलरी कम कर दी गई है तो उसके कागज दिखा दीजिए। अब मुकेश शर्मा ने कहा कि मैं जिस स्कूल में बैठा हूँ वहां तो हम ये सर्विस प्रोवाइड करें। हमको नहीं पता है कि कौन सी स्कूल क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कौन सी स्कूल नहीं कर रही है, कौन से स्कूल ने क्या सब्सिडीज दी हैं, कौन से स्कूल ने क्या रिबेट्स दी हैं, किसी को नहीं पता सर। क्या स्कूल इसका सही, और ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि जो टीचर्स हैं वो उसी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं जो जैसे तैसे EMIs पर अपना खर्चा चलाता है, अपनी जिंदगी चलाता है। उन अध्यापकों के साथ जिनके प्रतिनिधि के तौर पर मुकेश शर्मा बैठे हैं, उनके साथ भी सबकी सहानुभूति है। वो हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी निश्चित तौर पर सोचा जाना चाहिए। लेकिन
एक एमिकेबल सॉल्यूशन के साथ स्कूलों को ही क्यों नहीं आना चाहिए एडी साहब? कम से कम ऐसा तो हो कि जो फीस हर साल ली जाती थी उसमें सर, आप सबसे पहले राहत मैं दें, बता रहा हूं। 50% एक बार 75% सुनिए। करें। कम से कम आप किताबें इस साल नहीं बदले, नए नए कोर्स सर, जाते हैं, आप इस साल एक बार- यूनिफॉर्म नहीं ला एक सकते, बार- बच्चे घर सर, बैठे एक पढ़ रहे बार- हैं, नहीं एक बदल बार रहे हैं, हमारी हर साल बात भी यूनिफॉर्म चेंज सुनिएगा। करती जाती हैं। तो हाँ बोलिए सर, आपकी बात एक सुनने के लिए 4 बार एक बोला बार मैंने हमारी आपको। बात सुनिए। कोई भी हर साल कोई यूनिफॉर्म बदल नहीं सकते। सर, एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार आप सेंट एंसलम जी। पिंक सिटी जाकर देख लीजिए। वहां पर वो ये लोग जो ऑटो चलाने वाले लोग थे, उनसे हमें कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जब पता लगाया कि ऑटो वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप पता लगाइए, उन सभी ऑटो वालों को हमने बुलाया, उनको हमने अनुदान भी दिया, हमने राशन भी बांटा। वो इसीलिए, इसके अलावा हमने गांव-गांव गए और जहां पर हो सके हमने दिया। ऐसी बात नहीं है कि स्कूल मतलब केवल हम पैसा ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहां तक कि हमारे ऐसे जगह पर भी हमने शुरू हुआ, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, और यहां तक हो रहा। सर, ये सब नहीं देख रहे हैं कि जिन लोग लास्ट ईयर का जो फीस था देने वाले थे, उसको भी वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो बैठे हैं कि ये सब हमको करके देंगे, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये जो टीचर लोग हैं, सभी टीचर हैं, ये तो एसेंशियल सर्विस है, इसीलिए टीचर मन लगाकर कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, केवल स्कूल वाले ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे भी तो ऑनलाइन कर रहे हैं। कोविड के समय ऐसे कोई टीचर थे जहां स्कूल में जाकर पढ़ाया था? नहीं था, लेकिन सरकार उनको तनख्वाह तो दे दिया उनको, तो क्योंकि वो भी तो अभिभावक द्वारा ही तो इनडायरेक्टली उनको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर उनको बंद कर रहे हैं कि मत दो। ये कौन सा ये है? ये न्याय है क्या? ये कोई न्याय नहीं है। क्योंकि हमारे लिए ये है कि हम अपना सर्व ये करके सभी टीचरों को हम चाहते हैं कि अपना घर चले, अपना चूल्हा जले, ये हमें करना चाहते हैं। अगर हम ये करने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो ये न्याय होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी राज्य में देख लीजिएगा, ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। वहां पर तो सरकार ने भी और यहाँ पर जुडिशियल ने बोला कि उनको देना पड़ेगा। आपस में बात करके हम देख लेंगे क्या करें क्या ना करें, वो तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमने बोला भी है। आप जो बात कर रहे हैं मुकेश शर्मा बोल चुके हैं, उनमें से बहुत सारी बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ और आम अभिभावक भी इत्तेफाक रखता है, ठीक है ना। अब मैं जो बात आपको कह रहा हूँ उसके बारे में बोलिए कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल वाले मिलकर गाइडलाइन बनाएं कि भाई अगर किसी के साथ कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन किसी के साथ है